एनफोर्सिएबल का सिंपल सा मतलब है जिसको कोर्ट एंटरटेन करेगा, जिस डॉक्यूमेंट को, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो अग्रीमेंट है ये एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि आपने अपनी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो, अपनी मर्जी से हाँ की हो। तो मीनिंग बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। एवरी अग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, बिल्कुल हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर होता है। जो भी अग्रीमेंट किसी को शादी करने से रोकेगा वो बनते के साथ ही कैंसिल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के लीगल रीजनिंग की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, क्या एसेंशियल्स होते हैं जब भी आपको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होता है, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए मूव अहेड। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। अगर आज आप मार्केट में किसी के साथ भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस बनाना चाहते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका रिटन भी हो सकता है, दैट इज द एक्सप्रेस फॉर्म, या वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। अगर आज मार्केट में आपने देखा है कि काफी सारे लोग आए दिन कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, सपोज फ्रूट सेलर है, शू सेलर है, बुक सेलर है, जितने भी लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर पार्टी बैठ के साइन बना रही है, प्रॉपरली पक्का कागज बनवा रही है, पक्का कॉन्ट्रैक्ट बनवा रही है। अगर आप पक्का कॉन्ट्रैक्ट बनवा के बिजनेस में एंटर करते हैं तो वो आपका रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है। लेकिन हाउएवर अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इंसान के बिहेवियर से दिखते हैं। मार्केट में सपोज अगर आज एक शू सेलर किसी को, एक होलसेलर जो है वो किसी शॉप मर्चेंट को अपने जूते बेचना चाहता है, तो यहां पर वो क्या कहेगा कि ठीक है यार, मैं आपको सर्टेन डेट पर इतने इतने क्वांटिटी ऑफ शूज दूंगा, इतने इतने प्राइस पर। यहां से इस वाले इंसान ने बोला दूसरे बिजनेसमैन ने कि ठीक है यार, मेरी तरफ से ओके है, एक काम करते हैं, ये पकड़ ले 5 लाख एडवांस, इस डेट पर तू मुझे दे दियो। तो ये सारा जितना भी इंप्लाइड फॉर्म में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, रिटन फॉर्म में नहीं हुआ, ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अब इस केस में एनफोर्स कैसे करेंगे कोर्ट में? अगर आज कोई पार्टी रिटन कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती है तो आप डैमेजेस उनसे ले सकते हो, कॉम्पेंसेशन ले सकते हो। अगर ये इंप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था तो आपको कॉम्पेंसेशन कैसे मिलेगा? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में जितने भी पार्टीज के एविडेंसेस होते हैं, जैसे चेक देना या जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी, जितने भी टेक्स्ट या ईमेल पे जो बातें हुई थी, ये सब चीजें एक्चुअली सर्व करती हैं एज एन एविडेंस कि इंप्लाइड फॉर्म में भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पार्टीज के बीच में। तो अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका वो अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब है जहां पर सिर्फ दो पार्टीज ने किसी चीज के बीच में अग्री किया। Agreement, as the word suggests, agree, when two people agree on the same thing, तो ये बन जाता है आपका अग्रीमेंट। लेकिन not all agreements are contract। क्योंकि सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं है? नंबर वन, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी हमने पढ़ा, वो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब आप उसको जाके कोर्ट में लेके जा सकते हैं। जिस पार्टी ने आपके साथ धोखा किया है उसको आप कोर्ट में सू कर सकते हो, कॉम्पेंसेशन ले सकते हो। लेकिन अग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। अग्रीमेंट का मतलब है, अगर आज सोशल अग्रीमेंट की बात करें, मैंने आपसे वादा किया कि ठीक है शाम को मैं आपके घर पर डिनर करने आऊंगी और आपने मेरे लिए अच्छी महंगी वाइन ऑर्डर करके रखी है, आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल लाके मेरे लिए बहुत ही टेस्टी क्विजीन और डिशेस बनाए, और उसके बाद मैं नहीं आती हूं, तो आप मुझे कोर्ट में सू नहीं कर सकते कि मानसी तुमने मेरे साथ एक अग्रीमेंट किया था और तुमने अग्रीमेंट ब्रेक किया है। जी हाँ, मैंने अग्रीमेंट ब्रेक किया है, लेकिन वो अग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करोगे तो उस केस में कॉम्पेंसेशन होता है, बहुत सारे अदर रेमेडीज अवेलेबल होते हैं। तो क्योंकि वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये जरूरी है समझना। तो इस केस में अग्रीमेंट के, जब ये अग्रीमेंट क्रिएट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, तो पार्टीज के बीच में राइट्स और ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं। राइट्स और ऑब्लिगेशन मतलब कि अब ड्यूटी है कि उसको जूते सप्लाई करने हैं, राइट का मतलब है उसका कि मैंने 5 लाख दिए हैं तो मेरा राइट बनता है कि ये मुझे जूते सप्लाई करे। तो दोनों पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है।
तो इस केस में एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दोनों में से किसी पार्टी ने यहाँ पर अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल अगर नहीं किया, यहाँ पर अगर जो जिसको जूते सप्लाई करने थे बना के उसने एडवांस 5 लाख ले लिया लेकिन शू सप्लाई नहीं करे, तो वहां पर दूसरी वाली पार्टी जिसने 5 लाख एडवांस दिए थे वो कोर्ट में एनफोर्स कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द डैमेजेस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डिफॉल्टर जो था उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है। तो दिस इज द वेरी बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो जिस भी अग्रीमेंट को अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहती है कि जिस भी अग्रीमेंट को हम एनफोर्स कर सके एट लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है दैट कैन बी टेकन टू कोर्ट। एनफोर्सिएबल का सिंपल सा मतलब है जिसको कोर्ट एंटरटेन करेगा, जिस डॉक्यूमेंट को, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द 2 और मोर पर्संस, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में यहाँ पर जो बनता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सेक्शन 2H में इसकी डेफिनेशन है दैट इज अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो भी हमने करा डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। डिफरेंस ये कहता है कि जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है एक पर्सन, जैसे मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपके घर पर डिनर करने आऊंगी विद रिक्विजिट कंसिडरेशन, इट इज एन अग्रीमेंट। लेकिन जहां एनफोर्सिएबल बाय लॉ की बात आती है, जिसको लॉ एंटरटेन करेगा, कोर्ट एंटरटेन करेगा, वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट में सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस होती है। आपने मुझे ऑफर दिया कि एक काम करो यार, तुम मुझसे मेरी कार परचेस करोगे, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं तेरी कार परचेस कर लूंगी। बस ये बात मैंने आपसे 2 साल पहले की थी, उसके बाद ना आप आगे बढ़े ना मैं आगे बढ़ी। तो ये नहीं है कि 2 साल बाद जाके आप मुझे कोर्ट में सू करोगे कि मानसी ने अग्रीमेंट ब्रेक किया है, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी गाड़ी खरीदेगी। तो ये जो अग्रीमेंट है ये एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिएबिलिटी, यहां पर अग्रीमेंट तो है ही है लेकिन एनफोर्सिएबिलिटी भी है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर जो इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और लॉ भी इसको एनफोर्स करता है? ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में जो इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाता है? जी हाँ, वो बन जाते हैं आपके एसेंशियल्स। कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। पहले एक बार हम इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। Now these are the essentials of a valid contract. पहला ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ जिसको हमने कहा अग्रीमेंट। नेक्स्ट होता है फ्री कंसेंट। इनके डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में, अभी मैं सिर्फ पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करूंगी। फ्री कंसेंट का मतलब है कि आपने अपनी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो, अपनी मर्जी से हाँ की हो। पार्टीज कंपीटेंट होनी बहुत जरूरी है, मतलब अबव 18 और अबव होनी चाहिए और साउंड माइंड की होनी चाहिए और डीबार्ड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए फ्रॉम मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसीडरेशन भी होना चाहिए। क्या कंसीडरेशन होता है दैट इज ये हम पढ़ेंगे आगे वाले सेशंस में डिटेल में। इसके अलावा लीगल ऑब्जेक्ट होता है। पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो पर्पस था वो जेन्युइन था, वो इमोरल या अनलॉफुल पर्पस नहीं था। 2 पार्टीज होना जरूरी है, इंटेंशन भी होना जरूरी है पार्टीज की कि हाँ हम एक लीगल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो दोनों पार्टीज फुलफिल करते होने चाहिए। सपोज सम फीस हैज टू बी पेड, सम डॉक्यूमेंट हैज टू बी अटैच्ड। सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर ए बोलता है, 2 बिजनेसमैन है ए और बी, ए बोलता है कि इस एक्स डेट पर आप मुझे 500 लीटर्स ऑफ ऑयल सप्लाई करोगे एट द कॉस्ट ऑफ 100 पर लीटर और ये रहा एडवांस, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यहाँ पर मीनिंग सारे क्लियर हैं। अब आप सोचेंगे हाँ मैम मीनिंग तो सारे क्लियर लग रहे हैं, डेट भी समझ में आ रही है, ऑयल का भी समझ में आ रहा है, पर लीटर का कॉस्ट भी समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या चीज लेकिन फिर भी यहाँ अनसर्टेन है? द टाइप ऑफ ऑयल। कौन सा ऑयल? मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, किस तरह का, या सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, कौन सा वाला ऑयल? ऑयल तो क्लियर, आर्गन ऑयल, बहुत सारे ऑयल है, कोकोनट ऑयल, कौन सा ऑयल वो तो स्पेसिफाई नहीं किया। तो मीनिंग बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। नंबर लास्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब इनको क्लियरली वॉइड डिक्लेयर नहीं करने चाहिए। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बनाएंगे सारे वैलिड एसेंशियल्स को लेके तो वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट और वो कोर्ट एनफोर्स करता है। दैट इज वाई हम ये बोलते हैं कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कब ऐसा होता है? जब उनको ये सब क्राइटेरिया उनके अंदर होता है।
तो एज इसको अगर हम लोग देखें, अभी जो हमने पढ़े हैं सारे यहाँ पर लिखे हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल अग्रीमेंट, कैपेसिटी इज द कंपेटेंसी ओनली, ये सारा हम लोग अभी आने वाले सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक सभी चीजों को। फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, writing and registration, certainty, possibility of performance and not expressly declared void। तो ये सारी चीजें एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। तो ये चीजें अग्रीमेंट में मिसिंग होंगी। तो एक बार डिफरेंस पे दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला कि ये राइटिंग में नहीं होगा, हो सकता है ये राइटिंग में हो ही ना, बिल्कुल, लेकिन ये जनरली रिटन और रजिस्टर्ड होते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं होता, यहाँ पार्टी की कोई ड्यूटी नहीं बनती फॉलो करने की, यहाँ बन जाती है क्योंकि आपने एक साइन किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है। एवरी अग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ बिल्कुल, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर होता है। जी हाँ, हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर होता है, क्योंकि अग्रीमेंट दैट इज ऑफर एक्सेप्टेंस वो हर कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट फाउंडेशन स्टेप होता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, कंपेटेंसी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जो एसेंशियल्स अभी हमने पढ़े हैं, लेकिन बेसिक क्या चाहिए? अग्रीमेंट, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसीलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G वॉइड अग्रीमेंट। एक्चुअली अगर देखें तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 is your valid contracts. Number 2 is your voidable contracts. And number 3 is your void agreements. Void का मतलब है कैंसिल, मतलब ये बनते के साथ ही कैंसिल थे, ये शुरू से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स थे। इनको कॉन्ट्रैक्ट बोलते भी नहीं है इसलिए इनको अग्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये बनते के साथ ही कोई वैल्यू के नहीं थे, जीरो वैल्यू के थे। लोगों ने अपने मन की शांति के लिए बना लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोर्ट नहीं घसीट सकते ऑपोजिट पार्टी को कि जी इसने ये फुलफिल नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे डैमेजेस प्रोवाइड कीजिए। तो ये कैंसिल होते हैं। इनके ऊपर एक फेमस मैगजीन भी है जो कहती है वॉइड एब इनिशियो, जिसका मतलब होता है कैंसिल फ्रॉम द बिगिनिंग, बनते के साथ ही कैंसिल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले वॉइड अग्रीमेंट्स के डिटेल में 7 to 8 अग्रीमेंट्स हैं जो वॉइड अग्रीमेंट्स की कैटेगरी में जाते हैं। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो वॉइडेबल की कैटेगरी में जाएंगे, इनको भी हम लोग डिटेल में करेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसा मैंने कहा, एक और डिटेल सेशन होगा जहां पर हम ये पढ़ेंगे सारे एसेंशियल्स को डिटेल में। जो भी आपके 8 एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें ये सारे एसेंशियल्स उनको समझना इंपॉर्टेंट है, तभी क्लियर होगा कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वॉइड अग्रीमेंट्स टुडे। वॉइड अग्रीमेंट्स में सबसे पहले डेफिनेशन कहती है कि वॉइड अग्रीमेंट वो होता है जिसको कोर्ट कभी एनफोर्स नहीं करेगा। ये अग्रीमेंट कभी भी किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को अराइज नहीं करते हैं, पार्टीज के पास कोई लीगल राइट्स नहीं है कि कोर्ट में जाके सू कर सके, एंड दे आर कैंसिल फ्रॉम द बिगिनिंग। इसमें सबसे पहला आता है रिस्ट्रेंट इन मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट इन मैरिज। रिस्ट्रेंट का मतलब है स्टॉपिंग समवन फ्रॉम doing something or putting a blockage। तो जो भी अग्रीमेंट किसी को रोकेंगे शादी करने से, जो भी अग्रीमेंट किसी को शादी करने से रोकेगा वो बनते के साथ ही कैंसिल है। आप यहां पर किसी भी एडल्ट को ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से नहीं लिखवा सकते, किसी माइनर से भी आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखवा सकते जिसमें आप उसको शादी करने से मना कर रहे हो। जैसे अगर पेरेंट्स ने बेटी से बोला कि एक काम कर बेटा, तू यूएस पढ़ने जा रही है और हमें लग रहा है कि वहां जाके तू किसी से शादी ना कर ले, तेरे को कोई प्यार ना मिल जाए, तो तू जाने से पहले ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जा कि जब तक मम्मा पापा मैं यूएस से वापसी नहीं आऊंगी तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, या मैं कोई भी फिरंगी बॉयफ्रेंड नहीं पटाऊंगी, या शायद बॉयफ्रेंड पटाऊंगी तो मैं फिरंगी लड़के से शादी नहीं करूंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट उससे पेरेंट्स ने साइन करा लिया। अब वो यूएस गई, वहां उसको अपना जीवन साथी मिल गया, कोई फिरंगी मुंडा मिल गया, उसने उससे शादी कर ली। तो अब पेरेंट्स कह रहे हैं जी हम तेरे को सू करेंगे क्योंकि तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमारे साथ। ये बन गया आपका वॉइड अग्रीमेंट।
क्योंकि आपने अपनी बेटी को शादी करने से मना करने का कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको या किसी भी पर्सन को, दो लवर्स हैं और एक लवर ने बोला कि मैं तुझसे वादा, तू मुझसे वादा कर कि तू लाइफ में कभी भी किसी से शादी नहीं करेगा, उसने साइन कर दिया, ये भी आपका वॉइड एग्रीमेंट में जाएगा क्योंकि ये शादी करने से रोक रहा है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो शादी करने से रोके, जिसके क्लॉजेस हों कि शादी करने से रोकेंगे, वो आपके वॉइड एग्रीमेंट्स में जाएंगे। So A agrees that if B pays him 50,000, he will not marry. Such an agreement is a void agreement from the beginning. Now let's study the undue influence. कब कब ऐसा होता है कि जो voidable contracts होते हैं वहां पर आपका जो consent लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए, वो रहता है through the method of undue influence. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जिसमें कि अगर आप मूवीज में सुनते हैं कि यार हम तो किसी के एहसान तले दबे हुए हैं इसीलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ा। एक बच्चा है वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रहता है, या सपोजिटली कि कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसके पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं, उसको उसके चाचा पाल रहे होते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके चाचा जी कहते हैं कि बेटा एक काम कर, ये बंगला हमारे नाम कर दे। और वो बच्चा जो है वो चाचा जी के एहसान तले दबा हुआ है, तो वो ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है। तो यहां पर जो कंसेंट लिया गया है उस बच्चे का, वो लिया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस भी ऐसा एक पॉइंट होता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइडेबल बनाया जा सकता है। यहां पर अगर उस बच्चे को लगता है कि आज चाचा जी ने कॉन्ट्रैक्ट पे मुझसे साइन करा लिया और अगले दिन उसे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, तो वो कोर्ट में जाके ये प्रूव कर सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना चाहिए क्योंकि मेरा कंसेंट यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां अनड्यू इन्फ्लुएंस फॉल करता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस ये कहता है जहां पर वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर है कि जहां पर जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही होती हैं तो जो एक पार्टी होती है वो इस डोमिनेंट पोजीशन में होती है कि वो दूसरी पार्टी के विल को, उसकी मर्जी को इन्फ्लुएंस कर सके। तो मर्जी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में कोई रिश्ता होना बहुत जरूरी है। अगर उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, अगर आज आप रोड पे जा रहे हैं और एक इंसान आपको बोलता है कि यार, कन्विंस कर देता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी उसको 2 रुपए में बेच दो, तो क्या आप उसकी बात से कन्विंस होंगे? क्या वो आपकी विल को कन्विंस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आप उसको जानते नहीं है, आपका उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए द पार्टीज मस्ट बी इन अ फिडुशरी रिलेशनशिप विद ईच अदर। व्हाट आर दोज रिलेशनशिप्स जो यहां पर फॉल करेंगे, वो अभी हम लोग करने वाले हैं। यहां पर होता क्या है, दैट पार्टी, दैट डोमिनेंट पार्टी इज यूजिंग द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। पार्टी चाह क्या रही होती है यहां पर कि यार मुझे एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में जो चाचा जी थे वो चाह रहे थे कि फ्री में उनको बंगले वाली प्रॉपर्टी मिल जाए क्योंकि उन्होंने हमेशा उस लड़के को पाला पोसा है आफ्टर द पेरेंट्स। तो यहां पर पार्टीज मस्ट बी in a fiduciary relationship with each other so that undue influence का point satisfy हो पाए। fiduciary relationships होते हैं that are built on trust। तो ये fiduciary relationships जो undue influence में fall करेंगे, इसमें काफी सारे relationships हैं, वो ध्यान रखेंगे हम लोग। यहीं से आपको questions आते हैं। That is employer employee, teacher student, doctor patient, advocate client, गॉडमैन एंड डिसाइपल। तो ये सब रिलेशनशिप्स यहाँ फॉल करते हैं। इवन जो गुरु महाराज वाले रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी यहाँ फॉल करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी रिलेशनशिप है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस पर्सन की विल को
ये वाले पर्टिकुलर पर्संस डोमिनेट करने की पोजीशन में होते हैं। तो अगर सपोजिटली क्वेश्चन का एग्जांपल आपको आता है जहां ये बोलते हैं कि एक गुरुजी ने, एक बाबा जी ने एक भक्त को कन्विंस कर दिया, जिसमें भक्त ने बोला कि ठीक है बाबा जी आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं 2 करोड़ आपको दान कर ही देता हूं, कल की कल मैं अपनी बीवी की 2 करोड़ की ज्वेलरी ला के आश्रम में दान कर दूंगा। वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से अगर वो भक्त कन्विंस हुआ है, वो डिसाइपल कन्विंस हुआ है बाबा जी की बात मानने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर बैठा, बाद में उसकी बीवी ने उसको 4 जूते मारे और बोला कि नहीं मैं तुझे अपने नेकलेसेस नहीं दूंगी, मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगी आश्रम में दान करने के लिए, और उस इंसान को लगता है सच में कि हाँ मुझ पे बाबा जी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, अपनी पावर और अपनी डोमिनेट पोजीशन का मुझ पे फायदा उठाया है, तो यहां पर वो पर्टिकुलर पर्सन चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। दैट इज वाई अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के नेचर में जाएंगे। इसके अलावा एडवोकेट क्लाइंट, सपोज कि एडवोकेट को अपने क्लाइंट की सारी डिटेल्स पता है और वो बोल रहा है कि यार अगर तुमने मेरे को फीस में इतने पर्टिकुलर नहीं दिए, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, या तुमने मुझे फीस में अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करी, तो तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, मैं जानता हूं कि शायद मर्डर तुम ही ने किया था जिसमें मैंने तुम्हें बेल दिलवाई थी। सिमिलरली डॉक्टर पेशेंट, यहां पर टीचर स्टूडेंट भी हो सकता है कि टीचर को पता है, बच्चे को पता है कि इसी टीचर ने मेरा मेन बोर्ड्स का पेपर चेक करना है और अब टीचर मुझसे एक्स्ट्रा फेवर मांग रही है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो वो मैं दूं, तो ये भी इस केस में रिलेशनशिप बिल्ड ऑन ट्रस्ट पे आएगा। और ऐसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जाता है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस लेके उसको वॉइडेबल करा जा सकता है। पेरेंट्स, चिल्ड्रन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, रिलीजियस एडवाइजर एंड द फॉलोअर्स, जो मैंने बताया आपको, ये सब इसमें फॉल करते हैं। Take for an instance like A, while on board an English ship on the high seas, coerces B, जबरदस्ती coerce करता है A B को into signing a contract by criminal intimidation। तो ये आपका coercion का example है जो अभी हमने किया था, a case example of it, जहां पर जबरदस्ती बी को कोर्स करा जाता है। बी के साथ क्या यूज किया जाता है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब होता है किसी को क्रिमिनल लेवल पर डराना कि तेरी जान ले लेंगे, तुझे जान से मार देंगे एंड सो ऑन। तो यहां पर ये करता है। ए सूज बी इन कैलकाटा फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बी से उस दिन तो जबरदस्ती साइन करा लिया, लेटर ऑन ए ने सू कर दिया कि भाई तूने वापस मेरे को ये प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों नहीं करी, उस दिन तो तूने साइन किया था। A used coercion despite the fact that his act was not illegal under English law and section 506 of Indian Penal Code was not in effect at that time। क्योंकि जिस टाइम का ये केस है उस टाइम पे यहां पर इंग्लिश लॉ में क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्राइम नहीं था और अपना इंडियन पीनल कोड जहां ये क्राइम है तब तक वो इन्फोर्स में नहीं आया था। तो इस केस में therefore in that case the contract will be voidable at the option of B and the presence or absence of Indian Penal Code will render no effect। again यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अप्लाई होगी, तो उसके हिसाब से यहां पर कोअर्जन तो हुआ है। इस केस में जो B है वो कोअर्जन का रीजन लेके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का कभी कभी एक एग्जाम्पल आपको इस तरह से आएगा पेपर में। वो कह सकते हैं कि सपोज ए एक सेल्समैन है, ओके तो कुछ क्वेश्चन अनड्यू इन्फ्लुएंस का ऐसा आता है कि जो ए है वो एक सेल्समैन है और वो सेल्समैन, जब आप एक दिन शॉप पे गए, आप कुछ परचेस करने गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, आपने सोचा था कि आज आप एक लैपटॉप परचेस करोगे एक बेसिक अमाउंट का।
अब आप गए वहां शॉप पे और सेल्समैन ने आपको कन्विंस कर दिया कि सर सेल चल रही है, आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी ले सकते हो, आप चाहोगे तो आपको ये ऑफर मिल जाएंगे, ये एसेसरीज मिल जाएंगी, और आप कन्विंस हो गए परचेस करने के लिए मैकबुक, लेकिन आप लेने गए थे एक नॉर्मल लैपटॉप, में भी एनी ऑफ द ब्रांड लैपटॉप, लेकिन मैकबुक आप नहीं परचेस करने गए थे। उस वाले पर्सन ने आपको कन्विंस कर दिया, सेल्स पर्सन ने, जो कि ये था, ही कुड बी अ गुड सेल्स पर्सन, उसने कन्विंस कर दिया कि आप मैकबुक परचेस करो। आपने उस टाइम पे पार्ट पेमेंट कर दी, रिमेनिंग पेमेंट बाद में आपको देनी थी, आपने एक पार्ट पेमेंट कर दी, तो सॉर्ट ऑफ वो एक आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हाँ अब आप खरीदने वाले हो। हर कॉन्ट्रैक्ट रिटन नहीं होता, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो दैट्स एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेटर ऑन आप जब घर पहुंचे, आपने सोचा यार इतनी इंस्टॉलमेंट्स तो नहीं बन पाएंगी, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरे पैसे नहीं निकल पाएंगे, तो आपने सोचा कि यार मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर देता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता हूं, मैं मना कर देता हूं कि मुझे मैकबुक नहीं परचेज करनी। और मैं रीजन क्या दूंगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि वो जो सेल्स पर्सन है उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है मुझ पर, जादू टोना किया है मुझ पर, जैसा कि यही बोलना चाह रहा है वो एक तरीके से, कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है मुझ पे और मुझे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है, मैं कोर्ट में प्रूफ करता हूं। कोर्ट यहां पे कहेगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लैट में भी आएंगे, और आपको क्या ध्यान देना है, जो अभी हमने डिस्कस किया, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए पार्टीज जो हैं वो एक फिडुशियरी रिलेशनशिप के अंदर होनी चाहिए, और यहां पर सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में कोई फिडुशियरी रिलेशनशिप नहीं होता। यहां पर वो जो सेल्स पर्सन है वो आपकी विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में नहीं है, कन्विंस करने की पोजीशन में है, तभी तो वो इतना अच्छा सेल्स पर्सन निकला कि आप पे मंत्र फूका और आप मान गए मैकबुक खरीदने के लिए। पर ये फिडुशियरी रिलेशनशिप नहीं है, तो बिवेयर विद सच क्वेश्चंस जब भी क्लैट में आए, यहां पर करेक्ट आंसर होगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस नहीं है। यहां पर जो सेल्स पर्सन है वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि आपकी विल को डोमिनेट कर पाए। सो बिवेयर ऑफ सच क्वेश्चंस व्हेनेवर क्लैट थ्रोज इट ऑन यू। नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट इज फ्रॉड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने पढ़ा है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कोअर्जन से हो सकते हैं, वो आपके अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी हो सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है कि किसी ने आपको बेवकूफ बनाया, किसी ने आपको डिसीव किया, धोखा दिया, या किसी ने आपको चीट किया और उसकी वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाया गया था। तो इस केस में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया लेकिन लेटर ऑन आपने ये डिस्कवर कर लिया कि अरे यार मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, और अभी तक पैसा आप ही की जेब में है, अभी आपके घर से आपकी लक्ष्मी नहीं गई है, और आपको पहले ही पता चल गया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने से पहले आपको पता चल गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। फ्रॉड के केस में एक एक्स्ट्रा रेमेडी अवेलेबल होती है। वो एक्स्ट्रा रेमेडी क्या है? वो एक्स्ट्रा रेमेडी आपकी आती है क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हो तो उस केस में चीटिंग की पनिशमेंट, चीटिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है आईपीसी में, पनिशमेंट मिलती है। चीटिंग भी हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टाइप का भी कुछ लग सकता है, मल्टीपल लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हो और उसको फ्रॉड करके आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाते हो, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेजेस तो लेगा ही लेगा, साथ साथ आपको क्रिमिनल लॉ में सजा मिलेगी, चीटिंग की, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, वो कुछ भी हो सकता है। तो फ्रॉड कब माना जाएगा, अब कैसे पता चलेगा? अ रेगुलर एग्जांपल कि सपोज आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आप एक एस्टेट एजेंट्स के पास गए हो, एक कंपनी में गए हो, उन्होंने कहा कि सर हमारा ये एजेंट है, ये आपको प्रॉपर्टी बढ़िया सी दिखा देगा और ये आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से परचेज भी करवा देगा, आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से गए थे। वो सेल्स एजेंट क्या सोचता है कि यार मैं ना इसको पागल बना देता हूं। वो क्या कहता है कि सर ये इस लोकेशन पे बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी जो है ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और करंटली ये प्रॉपर्टी सर सिर्फ 5 लाख में मिल रही है, बहुत बढ़िया डील दिला रहा हूं आपको, 5 लाख में ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। और आप उसके फ्रॉड पे कन्विंस हो गए, आपने सोचा कि चलो ठीक है यार, कह रहा है इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट दिला रहा है, 5 लाख में प्रॉपर्टी दिलवा रहा है जो कि 20 करोड़ की है, तो आपने लेके उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया, आपने कहा ठीक है आई एम रेडी टू बाय दिस प्रॉपर्टी, आपने उसको 2 लाख एडवांस भी दे दिया, और वो आपके 2 लाख लेके भाग गया, 9 2 11 हो गया। तो यहां पर एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो कि मैं रिमेनिंग 3 लाख नहीं दूंगा क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो फ्रॉड हुआ है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूं, मैं रिमेनिंग 5 लाख के, मैंने चलो 2 लाख अपने गवा दिए, फाइन इट्स ओके,
पर ये 3 लाख का भांडा मैं सर पे अपने नहीं फोड़ना चाहता हूं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूं। बिल्कुल आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। दूसरा रेमेडी क्या है कि जो इंसान आपके पैसे लेके भागा है उस पर आप क्रिमिनल कंप्लेन भी कराओगे और वहां पर एक क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल होगी आपके पास, जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, बाकी की चीजों में अवेलेबल नहीं होती। फ्रॉड अब होगा कैसे वो समझ लेते हैं। फ्रॉड के दौरान जिस इंसान ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराया है उसने आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए हैं विदाउट अ बिलीव टू बी देम ट्रू। उसको पता था, मतलब कि वो इंसान जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट बता रहा है, उसको ये पता था, नोइंगली मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानबूझकर या इंटेंशनली उसने ये काम किया है, क्योंकि अगर ये उसने गलती से किया है तो फ्रॉड नहीं है, फिर कुछ और है, वो भी हम कवर करेंगे। अगर कोई जानबूझकर इंटेंशनली आपको झूठ बोलता है तो इस केस में वो आपका फ्रॉड में आएगा। उस इंसान ने आपको एक रेकलेस स्टेटमेंट्स दी, उसने आपको अनक्लियर स्टेटमेंट्स दी, जानबूझकर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी, या एक्टिवली कोई चीज को कवर किया, मतलब कोई चीज को झूठ बोला, कवर किया। अगर आज एक प्रॉपर्टी डीलर आपको एक घर दिखाने लेके जाता है और उसको पता है कि इस घर में दीमक की प्रॉब्लम है, इस घर में मॉइस्चर की प्रॉब्लम है, या इस घर में इलेक्ट्रिसिटी का माल फंक्शन है, और उसने क्या किया, जब आपको प्रॉपर्टी दिखाई जानबूझकर ये सब चीजों को कवर कर दिया, कंसील कर दिया, और आपने उसके साथ लेके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया कि ठीक है जी, हम रेडी हैं इस घर को परचेज करने के लिए, या हम रेडी हैं लीज अग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। तो ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, ये वॉइडेबल की नेचर में जाता है। तो ये सब चीजें अगर आपके साथ करी जाएंगी तो वो मान लिया जाएगा आपका फ्रॉड। इसमें एक और भी स्टेटमेंट्स आती हैं, मेकिंग द promises with an intention to not fulfill them in future, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल जेनजी लैंग्वेज में फेक प्रोमिसेस, जो आजकल हो सकता है कि बच्चे करते हैं, रिलेशनशिप में करते हैं फेक प्रोमिसेस। तो ये चीज है सॉर्ट ऑफ, चलो जज्बाती नहीं होना है। तो यहां पर फ्रॉड माना जाता है कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और आप उसको एक ऐसा वादा कर रहे हो जिसको आपने आगे ना निभाना, आपने सोच रखा है कि मैं नहीं निभाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाने के लिए फटाफट से झूठा प्रॉमिस कर देता हूं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके फ्रॉड में जाएंगे और वॉइडेबल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि अगेन आप प्रॉपर्टी डीलर के साथ घर देखने गए हो और उसने आपको वादा किया है कि जैसे ही आप घर की पेमेंट कर दोगे, जैसे ही आप घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट कर दोगे, मैं इस घर में सारे फिक्सिंग्स करा दूंगा, मैं पूरी मेंटेनेंस करा के दूंगा आपको इस घर की, मैं ये दीमक का प्रॉब्लम फिक्स कराऊंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कराऊंगा, मैं पानी का लीकेज फिक्स कराऊंगा, मैं सब कुछ आपको करा के दूंगा, मैं घर को आपको A1 कंडीशन में करके दूंगा। जी आप साइन करो कॉन्ट्रैक्ट पे, और आपने डाउन पेमेंट कर दी उसके इस वादे पर। और क्वेश्चन में यहां लिखा होगा, अब आप सोचोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या पता यार वो मन में क्या सोच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उसके मन की मंशा क्या है, हमें तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि हम तो यहां आपसे बात कर रहे हैं, हम तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन में ये फैक्ट्स के अंदर गिवन होगा कि प्रॉपर्टी डीलर ने उस टाइम पे ये सारे प्रोमिसेस करे थे एंड ही डिडंट वांट टू फुलफिल देम इन द फ्यूचर। ये क्लियर था, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ये बात क्लियरली लिखी है, मतलब आपको उस टाइम पे प्रॉपर्टी डीलर की इंटेंशन समझ में आ रही है, तो इस केस में ये क्लियरली आपका फ्रॉड में कवर होगा। तो जब कभी भी ऐसे फ्रॉड होगा और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा तो वो आपका यहां पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। नेक्स्ट इसका आता है पैसिव कंसीलमेंट। पैसिव कंसीलमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहता है कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ये ऐसे कहता है कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, क्योंकि ये वर्क करता है एक प्रिंसिपल पर जो कहता है केवियट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है बायर बिवेयर। आज अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई चीज परचेज करते हैं और जो सेलर है वो बिल्कुल चुप है, वो कुछ नहीं कह रहा, वो सिंपल क्या कहना चाहता है
कि आओ अपने आप सामान देखो, तहकीकात करो, छानबीन करो, मोड़ तोड़ के देखो, नॉट तोड़ के, मोड़ के देखो, और उसके बाद ले जाओ, तुम्हें सही लगता है तो ले जाओ। अब घर जाके कोई चीज, सपोजिटली आप एक शोरूम में गए हो, वहां पे आपको वास अच्छा लगा है, आपने वास देखा, आपको वास अच्छा लगा, आपने सोचा घर जाके इस वास में आप फ्लावर्स लगा लोगे, बहुत सुंदर सुंदर कोई चीज लगा लोगे, आपने वास को अच्छे से देखा, आपको बहुत बढ़िया लगा, उन्होंने देखा, आपने जाके बिलिंग कराई, उसके बाद आप पैसे देके वास को घर पे ले आए। घर पर लाके आपने नोटिस करा कि यार वास में तो क्रैक है। अब दिल में क्रैक हो रहा है, अब दिल में लग रहा है यार शिट यार, सारे पैसे बर्बाद हो गए, 5,000 का वास खरीदा था। आप दोबारा से शोरूम गए, आपने कहा यार ये वास ना आपने दिया है, इसमें क्रैक है। तो वो क्या कहेगा, आपको लेते टाइम देखना चाहिए था, हमने तो बिल्कुल सही पैक किया था, आपसे ले जाते टाइम क्रैक हुआ होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही होता है बायर बिवेयर। वो कहता है केवीएट एम्प्टर कि मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होती। मतलब कि अगर सेलर इस टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एंटर करते टाइम अगर एक पार्टी बिल्कुल चुप है, वो कुछ भी नहीं कह रही है, तो वहां पर कल को अगर आपके साथ कुछ धोखाधड़ी होती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि आपको अवेयर होना चाहिए था इस दौरान, अगर दूसरी पार्टी सिर्फ चुप है। तो सिर्फ चुप रहना मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है हमेशा क्लैट में। वो क्वेश्चन ये बोलता है कि एक ए पर्सन था, उसको अपना घोड़ा बेचना था और वो बिल्कुल चुप था और उसे पता था जो उसका घोड़ा है वो बीमार है, वो खराब हालत में है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ डिस्प्ले पे अपना घोड़ा रख देता है। एक बायर आता है और उसको वो पूछता है कि मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा बिल्कुल सही है अगर तुम चुप रहे। उसने क्या बोला कि मैं मान लूंगा, आई विल अज्यूम। क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका इसमें, ए जो बायर था, ए का डायलॉग क्या होता है, क्या ये फ्रॉड है? अब अभी बात करिए हमने कि मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, पर क्या ये फ्रॉड है? एक बायर था, उसको पता था कि, उसको नहीं पता था ऑब्वियसली, ठीक है, हॉर्स ऑलरेडी जो था वो इल कंडीशन में था, खराब कंडीशन में था, लेकिन ए को नहीं पता था। ए ने हॉर्स को डिस्प्ले पे देखा, ए ने बोला जो बायर था कि मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल 100% ओके कंडीशन में है अगर तुम चुप रहे। अब यहां पर क्या, और ये जो बी था ये चुप रहा, बिल्कुल ये शांत था, तो क्या अब ये फ्रॉड है? और ए क्या करता है, घोड़ा खरीद के अपने घर पे ले जाता है और उसे घर जाके पता चलता है यार ये घोड़ा तो बिल्कुल खराब घोड़ा है, बेकार घोड़ा है, ये मेरे किसी काम नहीं आएगा। तो क्या इस केस में अब ये फ्रॉड है? आप बोलोगे हाँ मैम, आपने बोला था कि मेयर साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं है और बी सिर्फ चुप रहा था, तो ये फ्रॉड नहीं है। अब यहां पर लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पे करेक्ट आंसर है ये फ्रॉड है। क्यों? मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, लेकिन एक पॉइंट और फंडा निकल के आता है, कहते हैं कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बट मेयर साइलेंस, चुप रहना, इज इक्वल टू फ्रॉड। कहां पर? वेयर देयर वॉज अ ड्यूटी टू स्पीक। जहां पर बोलना ड्यूटी बन गया था, एक ऑब्लिगेशन बन गया था, जहां कुछ बोलना बिल्कुल ऑब्लिगेशन बन गया था, वहां पर अगर आप चुप रहते हो तो वो फ्रॉड बन जाता है। कहते हैं ना तोल मोल के बोल, बड़े बोल बोल। तो यहां पर कि चुप रहना दिक्कत क्रिएट कर रहा है। कैसे? इसको थोड़ा सा डेरिवेशन से समझाती हूं। इसने क्या बोला कि अगर तुम चुप रहे, अगर तुम म्यूट रहे, तो मैं क्या मान लूंगा कि जो घोड़ा है वो 100% ओके है।
तुम्हारी चुप्पी का मतलब मैं मानूंगा कि जो घोड़ा है वो 100% बिल्कुल सही कंडीशन में है। इसका मतलब है और जो घोड़ा था वो 100% सही कंडीशन में नहीं था। तो इसका मतलब अनम्यूट करना इंपॉर्टेंट था। इसके बोला कि म्यूट का मतलब है घोड़ा 100% ओके। तो अगर घोड़ा 100% ओके नहीं है तो अनम्यूट करना इंपॉर्टेंट था। यहां पर बोलना जरूरी था कि हां जी घोड़े में ये दिक्कत है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है जहां पर साइलेंस वैसे फ्रॉड नहीं होता, लेकिन जहां पर बोलना जरूरी हो गया था, मतलब जहां पर दूसरी पार्टी खुद तुम्हें उकसा रही है बोलने के लिए, फिर भी अगर तुम चुप रहते हो और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो उस केस में वो फ्रॉड में आएगा और वॉइडेबल हो सकता है। नेक्स्ट इज योर मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया गया है। मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां पर भी आपने क्या किया होता है, झूठ ही बोला होता है, लेकिन यहां पर अनइंटेंशनली बोला गया होता है। अनइंटेंशनली लाइड सिंपल फॉर्मेट में, या फिर आई वुड से एन ऑनेस्ट मिस्टेक और ऑनेस्ट झूठ। वैसे तो ये एक पैराडॉक्स है। एक ऑनेस्ट लाई का मतलब है कि बोलने वाले को भी नहीं पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि उसके हिसाब से वो सच बोल रहा होता है। तो बोलने वाले को लैक ऑफ नॉलेज थी और उसने अपनी रिप्रेजेंटेशन को मिस रिप्रेजेंट कर दिया और सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर गया, एंटर कर गया। लेटर ऑन पता चलता है कि जी नहीं, यहां तो लैक ऑफ नॉलेज हुई है, फैक्ट्स कुछ क्लियर नहीं थे। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा जा सकता है, वॉइडेबल बनाया जा सकता है। तो यहां पर जो पॉजिटिव असर्शन दी होती है वो इस तरह से दी होती है जहां पर इंफॉर्मेशन वारंटेड नहीं होती है। जो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उस इंसान को भी लगता है कि भाई साहब मैं तो सच बोल रहा हूं, बिलीव्स टू बी ट्रू। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, यहां पर डिसीविंग की कोई इंटेंशन नहीं होती। फ्रॉड में तभी तो क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है। मिसरिप्रेजेंटेशन में नो क्रिमिनल लाइबिलिटी इज देयर, ये ध्यान रखना। मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ नहीं बनेगा, क्योंकि आपने एक ऑनेस्ट मिस्टेक करी थी। तो नो क्रिमिनल लाइबिलिटी इज देयर इन द केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, लेकिन फ्रॉड में क्राइम का क्रिमिनल केस बनेगा। तो इस केस में डिसीव करने की कोई वहां पे इंटेंशन नहीं थी, कोई एडवांटेज गेन करने की इंटेंशन नहीं थी, मिसलीड करने की भी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो इस केस में ये बन जाता है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन। यहां पर कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट मेक्स अ मिस्टेक टू द सब्सटेंस विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट। बट इसमें एक पॉइंट आता है, इफ द ट्रुथ could be discovered or I would say ordinary means, then contract can't be voidable। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि ठीक है, कल को इसको ऐसे मान के चलो कि एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है। एक कंपनी ने बोला है कि हम आपकी पूरी की पूरी कंपनी परचेज कर लेंगे, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। तो जिसको परचेज करनी थी कंपनी, वो कंपनी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना चाहता था। उसने कंपनी को फोन किया कि एक काम करो यार, तुम हमें ना अपना वो भेज दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास भेज दो, हमें तुम्हारी कंपनी खरीदने से पहले तुम्हारी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स जाननी है जो हम तुम्हारे सीए से जान लेंगे, तुम उसको हमारे पास भिजवा दो। जो कंपनी थी जो बिकने वाली थी, उन्होंने अपने सीए को भिजवा दिया। अब सपोज मैंने कंपनी परचेज करनी थी, तो मैंने सीए से पूछा कि हाँ जी कंपनी का टर्नओवर वगैरह कितना है, आउटपुट कितना है। वो सीए ना नया नया जॉब पे लगा था, उसने गलती से बोल दिया कि कंपनी का एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ का है, लेकिन एक्चुअली में कंपनी का एनुअल टर्नओवर था 200 करोड़। अब क्योंकि सीए भी अभी अभी जॉब पे लगा था, तो उस बेचारे से एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई, उससे मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया कि कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ का है। मुझे लगा हाँ यार बढ़िया टर्नओवर है, मैं इस कंपनी को खरीदने के लिए रेडी हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया।
मुझे 2 दिन बाद पता चला कि नहीं यार, कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ का है और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती हूं, तो मैं बिल्कुल कर सकती हूं, मिसरिप्रेजेंटेशन बोल के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन ये वाला पॉइंट ये कहता है कि अगर जो आपको इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिली थी, अगर उस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का सत्य आप इजीली भी फिगर आउट कर सकते थे, मतलब बेसिक फंडा से आप फिगर आउट कर सकते थे, तो वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो लेट्स सपोज मैंने सीए से क्वेश्चन पूछा होता कि यार तू मुझे ये बताएगा कि कंपनी जो मैं खरीदने वाली हूं वो दिल्ली में है या वो कंपनी गुरुग्राम में है। अब उसने क्या किया था, सीए ने हमेशा से वर्क फ्रॉम होम, उसे नहीं पता था कि कंपनी कहां पर है, उसे नहीं पता था कि कंपनी एक्चुअली में दिल्ली में है। उसने मुझे झूठ बोल दिया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया, अगेन ऑनेस्टली, ऑनेस्ट मिस्टेक, उसने मुझे गलती से बोल दिया कि मैम कंपनी तो गुरुग्राम में है। मुझे लगा हाँ यार गुरुग्राम तो मुझे वाइबल है, मुझे उधर ही इन्वेस्टमेंट करनी थी और मैं मान गई कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर साइन करने के लिए। मैंने कहा गुरुग्राम की कंपनी है, मैं परचेज कर लूंगी। यहां पर अब अगर मैं कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करना चाहूंगी तो कोर्ट कहेगा कि ये नॉर्मल वाला ट्रुथ ये डिस्कवर हो सकता था बहुत आराम से। मानसी, थोड़ा सा इनलाइटन तो आपको भी होना चाहिए, थोड़ा सा केवियट एम्प्टर बायर बिवेयर तो आपको भी होना चाहिए। आप कंपनी परचेज करने जा रहे हो, आप ये नहीं फिगर आउट करोगे सिर्फ किसी की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, आप खुद जाके फिगर आउट नहीं कर सकते ऑर्डिनरी मीन्स से कि कंपनी दिल्ली में है या गुड़गांव में। तो इस केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, जो गलती से आपके पास एक फैक्ट आया है, अगर आप उसे खुद डिस्कवर कर सकते हो इजियर मीन्स से, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। लास्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक होता है आपका जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। मिस्टेक मतलब वही जो गाना है कि हो गई गलती से मिस्टेक। तो अगर सपोज कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई, किसी सब्जेक्ट मैटर को लेके मिस्टेक हो गई, पार्टीज के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, गलती से डेट गलत डल गई, तो यहां सब क्या होता है, ये छोटे मोटे अगर एरर्स होते भी हैं तो ये, अब अगर सपोज आज हमने गलती से नाम गलत लिख दिए, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी और हमें अगले दिन पता चला कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट में ना नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, तो अब क्या होगा, वहां पे फ्लूइड लगा के नाम की स्पेलिंग नहीं चेंज हो सकती, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। दैट इज वाई मिस्टेक में भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं कि अगर आपसे मिस्टेक हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में किसी वजह से, तो कैंसिल करने का ऑप्शन है बाबा। अब आपकी मर्जी है कि अब आपको नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कि नहीं बनाना, वो आपकी मर्जी है। सपोज कि नाम गलत हो गए थे, एरर गलत हो गए थे, लेकिन जब हमें पता चला ये 2 दिन बाद, तब तक हमारे आपस में लड़ाइयां हो गई थी या हमें मन ही नहीं कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट करने का, एक दूसरे से खुंदस हो गई थी पार्टीज को। तो अब उनकी मर्जी है, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली कैंसिल हो ही जाएगा, कर सकते हैं कैंसिल क्योंकि हो गई है मिस्टेक। लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कि नहीं बनाना, वो अगेन पार्टीज की ही मर्जी होती है। मिस्टेक किस किस फॉर्मेट में होती है वो जानना बहुत जरूरी है। मिस्टेक हो सकती है अबाउट द मिस्टेक ऑफ लॉ, कि दोनों पार्टीज ने लॉ को जाने बिना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। उनको लग रहा था सपोज कि इंडिया में ओपीएम कल्टीवेशन बैन है, पार्टीज ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि यार हम ओपीएम कल्टीवेट करेंगे, दूसरी पार्टी ने कहा ठीक है हम तुम्हारा ओपीएम खरीद लेंगे, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, यहां पर इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने आपको क्लास में ऑयल का एग्जांपल दिया था कि पार्टीज ने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि ऑयल का इतना क्वांटिटी लेना है, इतनी डेट पर लेना है, इतने रुपीज में पर ऑयल लेना है, सब कुछ डिसाइड हो गया, लेकिन यही डिसाइड नहीं हुआ यार कि ऑयल कौन सा है, ऑलिव ऑयल, पैराशूट ऑयल, केरोसिन ऑयल, कौन सा ऑयल। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। मिस्टेक ऑफ लॉ कंट्री से रिलेट हो सकता है, किसी फॉरेन कंट्री का आपको लॉ नहीं पता था, आपने कुछ एक इंटरनेशनल ट्रेड कर लिया, आपको लंदन के रूल्स नहीं पता था और आपने कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर गए, लॉ की मिस्टेक हो गई, तो कैंसिल करा जा सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलेटरल मिस्टेक भी होती है, जहां दोनों पार्टी की तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक है। यूनिलेटरल मतलब किसी एक पार्टी से मिस्टेक हुई है, समझने में फर्क रह गया है, तो भी कैंसिल हो सकता है। बायलेटरल मिस्टेक जैसा मैंने कहा सब्जेक्ट मैटर अगेन ऑयल को लेके हो सकती है। मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी, मतलब एक पार्टी को लग रहा था ये करना मुमकिन है और दूसरी पार्टी को लग रहा था ये करना मुमकिन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी को लेके मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक एज टू द पर्सन हो सकती है, मिस्टेक एज टू द नेचर हो सकती है। एज टू द पर्सन का मतलब है कि आप किसी A.X के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे, उसके भाई का नाम भी मिलता जुलता था और आपने गलती से किसी और पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आपको कंफ्यूजन थी, पार्टी के नाम बिल्कुल सेम थे लेकिन कंपनीज अलग अलग थी, तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर सकते हो, वॉइडेबल का स्कोप है।
फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कभी कभी कि यहां बैठ के आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया एक आर्टिस्ट के साथ और बाद में आपको पता चला कि वो तो इस टाइप का स्केच बना ही नहीं सकता जिस टाइप का स्केच आप चाह रहे थे। तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी लॉ की वजह से इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में यहाँ पर एग्जिस्टेंस को लेके, सब्जेक्ट मैटर के, आइडेंटिटी को लेके, क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, टाइटल को लेके, प्राइस को लेके, ये सारी मिस्टेक्स पॉसिबल हैं कि आपने सोचा था कि आपको ऑयल मिलेगा 500 रुपए प्रति लीटर में और उसने आपको 5000 प्रति लीटर में ऑयल बेच दिया क्योंकि आपके मन में ये मिस्टेक थी, आप दोनों को ये कंफ्यूजन थी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कि सारी चीजों को क्लियर और स्पेसिफाइड होना चाहिए और दोनों पार्टीज का उन चीजों को लेके बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जिसको कहते हैं कंसेंसस एड इदम होना चाहिए, दैट इज द मीटिंग ऑफ माइंड्स। दोनों पार्टीज में सारा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि किस चीजों के बारे में उन्होंने बात करी है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है। सो ऑन दैट नोट आई विल बी वाइंडिंग अप टुडेज सेशन। अगले सेशन में अब जो हमारी नई सीरीज आने वाली है वहां पर हम इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड अभी हम लोगों ने वॉइड अग्रीमेंट्स कर लिया है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कवर कर लिया है, हमें करना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स होते हैं वो हम करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है वो यही है कि डीपीपीस को जरूर सॉल्व करना है। यहां पर इस वाले टॉपिक से रिलेटेड डीपीपीस आपको मिलेंगी पीडब्ल्यू की ऐप पर, और जहां तक हम बता चुके हैं कि जो भी बच्चे रेगुलरली सारे डीपीपीस को सॉल्व करते हैं हम उनको स्पेशल मेंटोरशिप सेशंस देते हैं जहां पर आपकी तैयारी को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।